औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर कमर्शियल ज्योग्राफी टीचर प्रोफेसर नवीद अली। लेट्स स्टार्ट आवर सिक्स्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के ज़राए आमदोरफ्त और मवासलात का आज हम लोग छठा लेक्चर जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें हम लोग दुनिया में बहुत अहम बहरी रास्ते जिसमें स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल आ जाती है, इसके मुतालिक पढ़ेंगे। और इसके अलावा ड्राई पोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की, उनके हवाले से आज पढ़ेंगे। स्वेज कैनाल जो है ये एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है इसको सेपरेट करने वाला एक बॉर्डर लाइन है। एक बहुत बड़ी कैनाल है जिसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 193.3 किलोमीटर, जो कि तकरीबन जो है अगर माइल्स में देखा जाए तो 120.11 माइल जो है वो इतनी लंबी ये नहर बन जाती है कि जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों के पानियों को जो है वो आपस में मिलाती है और एक बहरी रास्ता प्रोवाइड करती है कि जो ईस्टर्न साइड के लोग हैं, ईस्टर्न साइड के जो कंट्रीज हैं या एशियन कंट्री के जो लोग हैं, वो अगर वाटरवेज को यूज करते हुए अगर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाना चाहते हैं तो इजीली इस रास्ते को जो है वो यूज करते हुए, वो ट्रैवल करते हुए जो है वो यूरोप तक जा सकते हैं या अटलांटिक ओशन तक जो है वो जा सकते हैं। और अटलांटिक ओशन से फिर आगे वो अगर चाहें तो पनामा कैनाल को क्रॉस करते हुए पैसिफिक ओशन तक जो है वो जाया जा सकता है। यानी कि सारे के सारे पानियों का एक मिड में जाकर जो है वो रास्ता बना दिया गया हुआ है। वर्ल्ड मैप के ऊपर अगर देखा जाए तो उसके ऊपर भी जो है वो आप लोगों को ये क्लियर नजर आएगा, जो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया दूंगा। स्विस कैनाल जो है इसको आर्टिफिशियल सी लेवल वाटर कहते हैं कि ये समंदर के लेवल के ऊपर ही बनी हुई ये कैनाल है, ठीक है, जो कि साउदर्न साइड पर रेड सी के साथ मिलती है और नॉर्दर्न साइड पर जो है ये जाकर मिल जाती है मेडिटेरेनियन सी के साथ, और इन सब का पानी जो है वो आपस में मिला हुआ है। अब अगर साउदर्न साइड पर देखा जाए, मैं अगर यहां पर थोड़ा सा मैपिकल व्यू दे दूं आपको कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यहां पे इजिप्ट है, इस जगह पे इजिप्ट है, मिस्र है, जिसकी मलकियत में इस वक्त जो है ये स्विस कैनाल है। अब यहां पर रेड सी है, ठीक है, और यहां पे मेडिटेरेनियन सी है, और इस जगह पे जो है जो हमारे पास लोकेशन जो आती है, यहां पे सऊदी अरेबिया और ये पर्शियन गल्फ वगैरह आ जाती है, ठीक है। अब यहां पे करके ये कैनाल बनाई गई हुई है ऑन दिस एरिया, ठीक है, जिसकी लेंथ मैंने अभी बताई है कि 193 किलोमीटर। अब इसका अगर साउथ देखा जाए, रेड सी वाला एरिया देखा जाए, तो यहां पर इसकी पोर्ट आ जाती है कि जहां पर जो है वो बहरी जहाज आते हैं और कुछ वक्त के लिए स्टे करते हैं, फिर आगे जो है वो इस कैनाल से होते हुए जो है वो मेडिटेरेनियन सी की तरफ चले जाते हैं, जिसमें इस पोर्ट का नाम जो है वो ट्रैफिक पोर्ट है, और दूसरी साइड पर जो है वो सैयद या सेड के नाम से जो है वो जानी जाती है कि सेड पोर्ट जो है वो मिल जाती है। यानी कि दोनों पोर्ट जो है वो आपस में मिली हुई है कि जिसमें से बहरी जहाज जो है वो एक इजी फॉर्म में, ये अगर इंडिया को देखा जाए या हम लोग ईस्टर्न और फार ईस्ट के जो इलाके हैं या मुल्क हैं उनको अगर देखा जाए, तो वो सारे के सारे कंट्रीज जो है वो इस बहरी रास्ते को यूज करते हुए यहां से यूरोपियन कंट्रीज और फिर आगे की तरफ जाए अटलांटिक ओशन आ जाते हैं, ठीक है, उसमें, और फिर यहां से पनामा कैनाल को क्रॉस करते हुए ये पैसिफिक ओशन तक जो है वो मूव कर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी अगर और ज्यादा लोकेशन की तरफ जाए तो इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इजिप्ट। ये अभी आपको बताया कि ये कंट्री कौन सा है, इजिप्ट, मिस्र है, मिस्र के ये शुमाल में है और ये बॉर्डर का काम करती है एशियन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के दरमियान में, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी अभी बात हुई कि ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को मिलाती है। फिर इसकी जो टोटल लेंथ है ये क्लियर हो गई है। इस जगह से हर दिन तकरीबन 47 से लेकर 50 शिप जो है वो गुजरते हैं, और जिसकी जो एक्यूरेट जो हमें डाटा मिलता है उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो 49 शिप्स पास डेली थ्रू दिस कैनाल, कि जो इस रेड सी से मेडिटेरेनियन या मेडिटेरेनियन से
रेड सी की तरफ जो मूव करते हैं तो एक दिन के अंदर 49 शिप्स जो है वो मूव करते हुए यहां से गुजरते हैं। फिर इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये फ्रांसीसियों ने शुरू की और 1859 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और कंप्लीट की गई थी 17 नवंबर 1869 को। इस दिन जो है इसकी ओपनिंग की गई, इसको खोल दिया गया आम पब्लिक के लिए भी और दूसरे नंबर पर दूसरे ममालिक के लिए भी कि जो यहां से अपने शिप्स वगैरह को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो चीजें हैं वो ला और ले जा सकते थे। ठीक है, इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्विस कैनाल कंपनी के जुम्मे थी, जिसको 1859 से 69 के दरमियान कंप्लीट किया गया। और यूके और फ्रांस जो है ये दो कंट्रीज ऐसे हैं कि जिन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। ठीक है, और ये तकरीबन 1956 तक जो है ये इनके कंट्रोल में रहा, क्योंकि जब इन्होंने कंट्रोल इसका शुरू किया था, इसकी जब डिगिंग शुरू की थी, जब इस कैनाल को खोदना शुरू किया था, तो उस वक्त बाकायदा इन्होंने इसका लाइसेंस लिया था और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू की थी। और उसके बाद जो है एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो है वो इसका ज़र मुबादला जितना भी पैसा वगैरह आता था वो ये कंट्रीज यूज करते थे। फिर 1956 में जो है जो इनकी जो गवर्नमेंट है मिस्र की, उन्होंने जो है वो इसको अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इसको यानी कि नेशनलाइज करने के बाद जो है इसको वक्ती तौर पर 1956 से 57 के दरमियान में इसको ब्लॉक कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। उस वक्त तक बंद कर दिया गया कि जब तक के मामला जो है वो सेटल नहीं हो गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसको खोला गया, खोलने के बाद जो है दोबारा से 1967 और 75 में जो है इसको दोबारा से बंद कर दिया गया था। अब अगर इसके इससे भी पहले की थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखें तो इस कैनाल के मुतालिक कहा जाता है कि 1799 में जो नेपोलियन बोनापार्ट है, इन्होंने जब इजिप्ट को के ऊपर कब्जा किया था तो उस वक्त इसने सबसे पहले इसका एस्टिमेट लगवाया था कि भाई ये अगर कैनाल इन दोनों पानियों को अगर मिला दिया जाए तो कितना पैसा लगेगा और कितना टाइम पीरियड लगेगा। जब उसका एस्टिमेट लगाया गया तो वो इनकी रेंज से बाहर था, यानी कि काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है वो साइड में कर दिया था। इसके बाद इसका 1840 में दोबारा से सर्वे किया गया और उस सर्वे के बाद जो है फ्रांसीसियों ने जो है 1854 में इसका लाइसेंस हासिल किया 99 ईयर्स के लिए। फिर जब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की तो 1959 में जो है वो टोटली कंस्ट्रक्शन जो है फुल फ्लेज फॉर्म में जो है वो शुरू कर दी गई। अब जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू की तो विद इन 10 ईयर्स 1869 तक जो है ये कंप्लीट इसकी कंस्ट्रक्शन कर चुके हुए थे, इसको खोल चुके हुए थे। और जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो बाकायदा यहां पर जो है वो एक सेरेमनी की गई, इनॉग्रेशन की गई इसकी। जब इनॉग्रेशन की गई तो सराउंडिंग के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके जो समझ लें कि ये जो रॉयल जो मेहमान थे, ठीक है, जो शाही मेहमान थे, उनको मदऊ किया गया। यहां तक कि बहुत से क्रिश्चियंस कंट्रीज को भी, नॉन मुस्लिम कंट्रीज को भी बुलवाया गया। और इस जगह पर जो है जहां पर इसकी ओपनिंग की गई थी वहां पर एक वक्ती तौर पर मस्जिद और एक जो है गिरजाघर, ये दोनों साइड बाय साइड जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए जो वो बनाए गए थे। ठीक है, दोनों ने अपनी कॉपरेशन शो की, दोनों ने जो है अपनी फ्रेंडशिप शो की और ये इसको जो है वो ओपन कर दिया गया दूसरे कंट्रीज के लिए। फिर इसके बाद 1882 में जो है 1882 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इजिप्ट पर जो है वो कब्जा कर लिया। जब कब्जा किया तो फिर उसके बाद जो है ये उनके कंट्रोल में आ गई, उन्होंने जो है इसको रन आउट करना शुरू कर दिया, इसको चलाना शुरू कर दिया। लेकिन 1936 में जब इजिप्ट को उन्होंने आजाद किया तो आजाद करने के बाद जो है इन्होंने उस कंट्री को इंडिपेंडेंटली छोड़ तो दिया, लेकिन जो स्विस कैनाल थी उसको अपने ही कब्जे में रखा। जिसके बाद जो है जब ये टाइम पीरियड खत्म हुआ यूके और इनका फ्रांसीसियों का, जब टाइम पीरियड खत्म हुआ 1956 में, तो उसके बाद जो है जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है जिसमें उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे जमाल अब्दुल नासर जो थे, उन्होंने इस कैनाल को अपने कब्जे में लिया और फिर उसके बाद जो है इसका पूरा कंट्रोल जो है वो अपने कब्जे में लेने के बाद जो है उसको जितना भी रेवेन्यू आ रहा था वो अपने कंट्री के ऊपर यूज करना शुरू किया। ठीक है, ये स्विस कैनाल का कुछ अहवाल है कि इसकी अगर हिस्ट्री को भी हम लोगों ने देख लिया है। और वैसे जो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में मोस्टली पूछी जाती हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, वो इजिप्ट में है। और दूसरे नंबर पर इसको कब कंस्ट्रक्शन इसकी की गई,
1859 से 69 के दौरान में, और फिर उसके बाद इसको कब ओपन किया गया था, 17 नवंबर 1869 को। इसकी टोटल लेंथ क्या है वो ये है। किन किन पानियों को मिलाती है वो ये मैंने आपको रेड सी और मेडिटेरेनियन सी का बता दिया है, ठीक है। और अगर ओशन वाइज देखा जाए तो अपर नॉर्दर्न इंडियन ओशन आ जाता है, और क्योंकि यहां पे इंडियन ओशन है, और नॉर्दर्न ही अटलांटिक ओशन आ जाता है, कि इन दोनों अगर हम लोग लार्जेस्ट लेवल पर देखें तो इन दोनों पानियों को मिलाता है। फिर उसके अलावा कि कितने शिप्स यहां से गुजरते हैं तो वो भी हम लोगों ने देख लिया है। तो ये, और कब से जो है ये इजिप्शियन गवर्नमेंट के कब्जे में है, तो वो 1956 से है, ठीक है। इसको 2 टाइम जो है वो ब्लॉक किया गया था। एक मैंने आपको बता दिया है कि 1956-57 में कुछ अर्से के बाद ही जो है इसको ब्लॉक कर दिया गया कि मामलात को सेटल करने के लिए। फिर उसके बाद जो है 1967 और 75 तक, इस एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी जो है इसको एक दफा ब्लॉक किया गया था, कि जब इसराइल और इजिप्ट की आपस में ये वॉर हो रही थी, ठीक है। उस दौरान में भी इसको बंद किया गया। उसके बाद फिर आज तक जो है ये कंटिन्यू है, और इसमें थोड़ी सी वुसअत की जा रही है, इसको बड़ा किया जा रहा है। इसके बाद पनामा कैनाल को जानने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, इसके बाद आ जाती है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल को जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड का 7th वंडर के नाम से भी जाना जाता है, कि भाई ये भी 7वां बड़ा अजूबा है, ठीक है। अब ये कैसे अजूबा है, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही तंग रास्ता है इसका पानी के गुजरने का, कि जिसमें अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों के पानियों को जो है वो आपस में मिलाया गया हुआ है, जिसकी लेंथ अगर देखी जाए तो 77 किलोमीटर या 48 माइल। कुछ बुक्स में, कुछ जगहों पे आप लोगों को डिफरेंट साइट्स के ऊपर भी अगर आप लोग देखेंगे, इंटरनेट पे भी इसको चेक करेंगे, तो आप लोगों को जो है वो कुछ डाटा जो है वो चेंज मिलेगा इसकी लेंथ के हवाले से। कहीं पे ये 82 किलोमीटर है, ठीक है, और कहीं पे 77 और कहीं पे 80 किलोमीटर जो है वो इतनी लेंथ के हिसाब से जो है वो आपको मिलेगी, कि पनामा कैनाल की लेंथ जो है वो इतनी है। अब इस कैनाल को देखा जाए तो ये माउंटेनियस रेंजेस के अंदर बनाई गई हुई है, ठीक है। पहाड़ी इलाका है, पनामा कंट्री है, जिसका मैंने यहां पर ये मैप भी बनाया हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में है, कि जो ये कंट्री है पनामा, एक छोटा सा मुल्क है ये, जिसको मैंने ब्लैक से कलर से शो किया है, ठीक है। ये पनामा कंट्री है कि जिसके अंदर से ये कैनाल जो है वो गुजर रही है, कि जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन जो है इन दोनों के पानियों को मिलाती है। दूसरे नंबर पर इसकी लेंथ जो है वो 77 किलोमीटर है। फिर इस कैनाल का जो सबसे मेन, कि जैसे हम लोगों ने उसका स्विस कैनाल के हवाले से भी देखा है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है उसको कम किया गया हुआ है, तो यहां पर भी देखा जाए तो इसने भी जो है जो कंट्रीज यहां से, फॉर एग्जांपल मैं अगर कैलिफोर्नियन एरिया से अगर मूव करके हम लोग अटलांटिक ओशन की तरफ जाना चाहते हैं या यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ता था, ठीक है। और कई दिन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो कम से कम भी टाइम पीरियड बताया जाता है वो 3 मंथ का है, कि 3 महीने बाद जो है हम लोग उसी लेवल पर जो है ऑपोजिट साइड पर जाते थे, जिसकी वजह से जो है वो एक टाइम का काफी ज्यादा ज़या होता था, काफी ज्यादा जो टाइम है वो वेस्ट होता था। अब जब से ये कैनाल बनी है उससे क्या हुआ है कि हमारा तकरीबन 8000 से लेकर 9000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है, ठीक है। और जहां पर हमें 3 माह लगते थे, अब क्या है कि सिर्फ ओनली जो है वो 10 to 11 आवर्स लगते हैं कि एक वाटर से दूसरे वाटर बॉडी की तरफ जाने के लिए, ठीक है। इस कैनाल का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिर इस कैनाल की अगर बनावट देखी जाए तो इंजीनियरिंग का इसकी वजह से जो है इसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड का जो है वंडर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो 3 लॉक बनाए गए हुए हैं। 3 एरियाज ऐसे हैं कि जो ऐसे लॉक से जो है वो बनाए गए हुए हैं कि जब शिप आता है तो उसके अंदर बाकायदा पानी को फिल करने के बाद उसको थोड़ी सी हाइट दी जाती है। हाइट देने के बाद उसको आगे की तरफ मूव किया जाता है और फिर पहले वाला लॉक जो है उसमें से पानी को दोबारा से जो है वो निकाल दिया जाता है और आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे शिप जो है विदाउट इंजन को स्टार्ट किए बगैर जो है वो यहां से मूव करता हुआ जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पर जो है ये खींच कर उसको जो है छोटी जो कश्तियां होती हैं, जो स्मॉल बोट्स हैं,
जो डक्स हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं, वो इस बड़े बड़े शिप को जो है वो खींचती हुई दूसरे किनारे तक जो है वो ले जाती हैं, दूसरी साइड पर ले जाती हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखा जाए तो फ्रांस ने जो है इसको 1880 में जो है वो इसको शुरू किया था, इसका लाइसेंस लिया, और 1881 में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू की गई थी। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन इन्होंने शुरू की तो उस टाइम पीरियड में यहां पर बहुत सी डिजीजेस, जिसमें मलेरिया और यरकान वगैरह के हवाले से बात की जाती है कि इस बीमारी की वजह से, और दूसरे नंबर पर इसके कॉम्प्लिकेटेड रास्तों की वजह से जो है तकरीबन जो है मोर देन 2000 पर्सन जो है वो डेड हो गए थे। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से फ्रांसीसियों ने इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो खत्म कर दी। जिसके बाद जो है इसकी जिम्मेदारी ले ली थी यूएसए ने। यूएसए ने 1904 में इसको दोबारा से जो है वो कंस्ट्रक्ट करने का फैसला किया। लेकिन यूएसए ने भी जब इसको कंस्ट्रक्शन की तो उस वक्त भी जो है 5609 पीपल जो है उनकी डेथ हुई कंप्लीट 10 इयर्स के दौरान में, कि 1904 से लेकर 1914 तक जो है इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट कर ली, लेकिन उस दौरान में जो ये क्या कहते हैं अमेरिकन पीपल की जो डेथ्स हुई, ठीक है, उसमें भी जो है वो तकरीबन 5609 लोग जो है वो मारे गए थे, जिनमें से तकरीबन जो है ज्यादा तादाद जो थी वो वेस्ट इंडीज के लोग थे। वेस्ट इंडीज जो है वो यहां पे ये छोटे छोटे से जजीरे हैं, यहां के लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा हिस्सा लिया, और तकरीबन 5000 के करीब जो लोग हैं वो वेस्ट इंडीज के लोग मारे गए, और बाकी जो व्हाइट इंग्लिश पीपल जो थे, ठीक है, उनकी डेथ हुई थी। फिर इसके बाद इसकी जो ओपनिंग है 1914 में हुई। फिर यूएसए ने जो है इसका कंट्रोल जो है वो टिल 1977 तक जो है इनके पास रहा। फिर उसके बाद जब इसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खत्म हुआ तो पनामा गवर्नमेंट ने जो है वो इसको अपने होल्ड में ले लिया, लेकिन इनसे जो है वो ट्रेनिंग वगैरह और सारा कुछ जो है वो काम चलता था। फिर 1999 में जो है टोटल कंट्रोल जो है वो पनामा की गवर्नमेंट के पास आ गया। फिर ये कैजुअलिटीज जैसे मैंने अभी बताई है कि तकरीबन 20,000 जो है उसमें, और बाकी की जो है वो इधर से कैजुअलिटीज हुई, और जो इसकी राउंड फिगर बताई जाती है 30,000 भी बताई जाती है, लेकिन 27,500 लोग जो है उनकी डेथ हुई थी। इस जगह से भी एक दिन में जो अगर शिप देखा जाए तो उसकी भी तादाद जो हमें मिलती है वो तकरीबन जो है वो 45 से 47 शिप्स जो है वो पर डे के हिसाब से जो है वो मूव करते हैं। इसमें एक शिप जो है जिसका मैं टाइम पहले भी बता चुका हूं कि 10 से 11 घंटे लगते हैं इस कैनाल में से गुजरने के लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पे हम लोग ड्राई पोर्ट्स को देख लेते हैं। ओके बेटा, इसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक है ड्राई पोर्ट्स, खुश्क गोदियां या गोडियां भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ड्राई पोर्ट्स जो है ये बेसिकली शहरों में बनाई जाती हैं। किन शहरों में बनाई जाती हैं कि वो शहर जो कि समंदर से या सी पोर्ट से या बंदरगाहों से बहुत ज्यादा फासले पर होते हैं, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट सिटीज होते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग सी पोर्ट पे भेजें तो जाहिर बात है कि भाई सी पोर्ट्स पर जो है इन प्रोडक्ट्स का प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, फौरी तौर पर उसको जो है वो मार्केट तक पहुंचाना या उसको एक्सपोर्ट करना वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग समंदर से फासले पर जो है इसको ये क्या कहते हैं ड्राई पोर्ट्स को बनाते हैं कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट्स को जो है वहां पर इकट्ठी करती है। इकट्ठा करने के बाद उसकी चेकिंग की जाती है। चेकिंग के बाद जो है उसकी क्लियरेंस ली जाती है, और क्लियरेंस कौन करता है कि जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो इसकी क्लियरेंस करता है। क्लियरेंस के बाद जो है उसको स्टोर कर दिया जाता है। स्टोर करने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाती है। ये जो बीच वाला अगर आप लोग ये डायग्राम को भी देखो कि सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो है उनको प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसके बाद उसको कहां भेज दिया जाता है, ड्राई पोर्ट्स में। अब ड्राई पोर्ट्स के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, उसकी चेकिंग हो रही है। चेकिंग के बाद उसकी क्लियरेंस की जाती है कि जी इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, उसको क्लियर कर दिया गया। फिर उसको स्टोर कर लिया जाता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। स्टोरेज के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है कि भी इसको मूव कर दिया जाता है। किस तरफ मूव कर दिया जाता है, सी पोर्ट्स की तरफ। जब सी पोर्ट्स पर भेजा जाता है
तो उसको बाकायदा जो है वो अपलोड कर दिया जाता है। अपलोड करने के बाद शिप्स के थ्रू जो है उसको डायरेक्टली मूव कर दिया जाता है उसके डेस्टिनेशन की तरफ। यानी कि आपको सी पोर्ट पर जाकर दोबारा से वहां पर चेकिंग करवाना, क्लियरेंस करवाना, उसको स्टोर करवा के या ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाना, ये सारी चीजें जो है वो आपकी खत्म हो चुकी होती हैं। आपने जस्ट ड्राई पोर्ट से जो है वो अपनी प्रोडक्ट को फौरी तौर पर उस जगह तक लेके जाना होता है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो ड्राई पोर्ट्स हैं उनके नाम जो है वो स्पेशली अगर देखे जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ड्राई पोर्ट्स हैं, जिसमें जो नियर टू सी है उसमें सबसे पहले हैदराबाद आ जाती है। फिर इसी तरह से सिंध के अंदर दूसरी ड्राई पोर्ट है लाड़काना। ये दो ड्राई पोर्ट्स जो हैं वो हमें सिंध प्रोविंस में मिलती है। फिर उसके बाद अगर बलोचिस्तान में देखा जाए तो बलोचिस्तान में हमारे पास क्वेटा ड्राई पोर्ट है कि जहां से प्रोडक्ट्स को जो है वो सी पर लाया जाता है, सी पोर्ट पर। फिर पंजाब में देखा जाए तो हमारे पास 1 2 3 4 5 जो है वो बड़ी ड्राई पोर्ट्स हैं, जिसमें रावलपिंडी, सियालकोट जिसको सिंबरियाल का नाम भी दिया जाता है, लाहौर है, फैसलाबाद है और मुल्तान है। 5 ड्राई पोर्ट्स जो है वो हमारी कहां पर है, इसमें पंजाब में। और फिर अगर देखा जाए केपीके में तो केपीके में एक ही ड्राई पोर्ट है जो कि पेशावर ड्राई पोर्ट के नाम से जानी जाती है। इन सब ड्राई पोर्ट्स का जो मेन मकसद होता है वो यही है कि भाई टाइम को सेव किया जाए, एक्सपोर्ट गुड्स को जो है फौरी तौर पर पहुंचाया जाए, ठीक है, और रेवेन्यू जो है उसको इकट्ठा किया जाए, ठीक है। और जो लास्ट वन चीज है वो ये है कि सी पोर्ट पर जो है वहां पर इन प्रोडक्ट्स का और ये क्या कहते हैं, इन प्रोडक्ट्स का जो दबाव है, ठीक है, इसका जो प्रेशर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रेशर है उसको कम से कम किया जाए, ताकि फौरी तौर पर जो है चीजों को मार्केट तक, कंज्यूमर तक जो है पहुंचाने के बाद ज़र मुबादला जितना कमाया जा सकता है वो कमाया जा सके। ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।